नमस्कार साथियों, हिंदी पीडिया चैनल में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के बारे में। जो हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाएं हैं, जिसमें भाषा, अन्य भाषा, बोली, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, आर्य भाषा, वैदिक भाषा, लौकिक भाषा, प्राकृत, पाली, अवहट्ट और अपभ्रंश, इस तरह से हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से कैसे हुई, सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा भाष धातु से उत्पन्न हुई है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना। यानी जब हमने बोलना सीखा, उसी समय भाषा का भी जन्म हो गया। भाषा के लिखित अव्यक्ति पूरा पाषाण काल में हुई। भाषा की उत्पत्ति जो है पूरा पाषाण काल से मानी जाती है। तब से ये सांकेतिक रूप में चित्रित की गई और धीरे धीरे समय के साथ भाषा के चिन्हों को विकसित किया गया। तो भाषा जो है भावों के आदान प्रदान का माध्यम है। और इस तरह से भारतीय आर्य भाषाएँ, अब आर्य भाषा में देखिए आप ध्यान से, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, इसी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वेदों की भाषा अर्थात वेद आदि ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए। वैदिक या भाषा या वैदिक संस्कृत जो इसी में लिखे गए। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं तो लौकिक संस्कृत आती है, जिसमें लोक प्रचलित ग्रंथ रामायण और महाभारत की रचना हुई। लौकिक संस्कृत में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में आप देखें, सबसे पहले 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली का आगमन होता है। पाली जो बौद्ध ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं। इसी तरह से 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत का समय रहा, जिसमें जैन ग्रंथों की रचनाएं हुई, अर्थात जैनों का संप्रदाय, जैनों का समय यही माना जाता है। इसी तरह से अपभ्रंश 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसका समय रहा है। यह पीजीटी यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इस तरह से यहाँ से एक प्रश्न पुलिस भर्ती में, आपकी भर्ती में ज़रूर आता है। तो अभी तक जो आप भाषा समझे, भाषा की परिभाषा और भाषा की उत्पत्ति इस तरह से देख रहे हैं, तो यहाँ से एक प्रश्न आपका मिल ही जाता है। इसी तरह से अवहट्ट की बात करें, अपभ्रंश के ही सरल और देसी भाषा शब्द को अवहट्ट कहा गया और इससे ही हिंदी का उद्भव हुआ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईसा पूर्व से अब तक की मानी जाती है। अगर आप और देखें तो हिंदी का उद्भव और विकास कैसे हुआ। सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश से 1000 ईस्वी के आसपास हुआ। इसी तरह से हिंदी का जन भाषा के रूप में जन्म 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यह बिंदु आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी का जन्म कब माना जाता है। तो हिंदी का जन्म 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। आगे अगर बात करें तो इसमें आता है न्यूजीलैंड में ऑकलैंड विश्वविद्यालय के जीव विज्ञानी क्वेंटिन डी एटकिंसन द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में 2 बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष सुझाए गए हैं, जिसमें भाषा की उत्पत्ति केवल एक बार हुई है और उत्पत्ति का विशिष्ट स्थान दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। आज की जो हिंदी है उसमें भारत की प्रमुख भाषाओं के शब्द शामिल हैं। इनमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, बंगाली, असमी, उड़िया, सौरसेनी, मागधी, उर्दू, राजस्थानी, ब्राह्मण, सिंधी, हरियाणवी, पंजाबी, लेहंदा, गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली आदि बोलियां और भाषाएं शामिल हैं। उपरोक्त यहाँ जो अभी आप दिया जा रहा है, ये बोलियां और भाषाएं दोनों हैं। तो बोली अथवा लोक भाषा, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली अथवा लोक भाषा कहते हैं। हिंदी की 18 बोलियां अब तक प्राप्त होती हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिनसे 18 बोलियां
मिलती हैं। पूर्वी हिंदी जो है, जो पूर्वी हिंदी मानी जाती है पूर्वी भाषा, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियाँ इससे प्राप्त होती हैं। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी, कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली, ब्रजभाषा, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं जो पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। इसी तरह से राजस्थानी हिंदी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी आदि प्राप्त होती हैं। इसी तरह से बिहारी हिंदी की बात करें तो भोजपुरी, मैथिली, मगही 3 बोलियां यहाँ से प्राप्त होती हैं। इसी तरह गढ़वाली हिंदी की बात करें तो गढ़वाली, नेपाली, कुमायूनी, ये पहाड़ी क्षेत्र की 3 बोलियां प्राप्त होती हैं। अगर बात करें भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। जिन बोलियों में साहित्य रचना की जाती है उसे भाषा कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भाषा किसे कहते हैं। जिन बोलियों में साहित्य रचना प्राप्त होती है उसे भाषा कहते हैं। जिन बोलियों में साहित्य रचना की जाती है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए ब्रज बोली है, ब्रज तो बोली है लेकिन इसे भाषा क्यों कहते हैं? तो ब्रज भाषा इसलिए कहते हैं कि इसमें ब्रज साहित्य से जुड़े सूर, मीरा आदि कवि इसको अपने साहित्य का माध्यम बनाए हैं, जिस कारण से यह ब्रज भाषा के साथ साथ, ब्रज बोली के साथ साथ भाषा के रूप में भी समझी जाती है। इसी तरह अवधी की बात करें, जो रामचरितमानस की भाषा है अवधी, वैश्वाणी अवधी, यह भी जो है भाषा के रूप में अब अभिहित की जाती है। इसी तरह से एक बोली और लेते हैं जो है मैथिली। आप यहाँ देख पा रहे हैं मैथिली, तो मैथिली जो है, मैथिली कैसे हो सकती है? बिहारी हिंदी की मैथिली, तो मैथिली में विद्यापति ने रचनाएं की हैं साहित्य की, इसलिए मैथिली को भी साहित्य में भाषा की श्रेणी में लाया जाता है। इस तरह से हमने स्पष्ट किया कि भाषा किसे कहते हैं। बोली का वह क्षेत्रीय रूप जो साहित्य में प्रयोग होने लगता है उसे भाषा कहते हैं। ऐसा भी भाषा का एक जो है तर्क आप अपने सामने लाएंगे और रखेंगे। अन्य भारतीय भाषाएं, अन्य भारतीय भाषाओं को 4 भागों में बांटा गया है। तो जो अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में सिलेबस हमें देखना है तो इसमें पूर्वी के अंतर्गत आता है उड़िया, बंगला और असमिया। ये 3 जो है भारतीय भाषाओं में है, असमिया, बंगला और उड़िया। इसी तरह पश्चिमी क्षेत्र में अगर देखें तो पंजाबी, सिंधी, गुजराती, ये भी भारतीय भाषाएं हैं जिनसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो नेपाली, यह भी भारतीय भाषा ही है जिससे प्रश्न आते हैं। दक्षिणी सिंहली और मराठी, ये भी भारतीय भाषा के रूप में अभिहित किए जाते हैं, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा, भाषा का वह आदर्श रूप है जिसमें व्याकरण सम्मत रचना हो, उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। पाणिनि और कात्यायन की भाषा परिनिष्ठित भाषा के रूप में अभिहित की जाती है। इसी तरह से अगर और आगे चलें, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? किसी देश के विशाल जन समुदाय के द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है, अर्थात उसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य रचना के लिए होता है। हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी इसी श्रेणी की भाषाएं हैं, जिससे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। आज हिंदी शब्दों की संख्या 20,000 से बढ़कर 1.5 लाख पहुंच चुकी है। ये शब्द उन अनुमानित 6.5 लाख शब्दों की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के अतिरिक्त हैं जिनमें कि विज्ञान व मानविकी की सभी शाखाएं सम्मिलित हैं। इन सबको मिलाकर हिंदी का व्यापक शब्द भंडार बनता है। जनतांत्रिक आधार पर हिंदी विश्व भाषा है क्योंकि उसके बोलने वाले देश में तीसरी नंबर पर आते हैं। हिंदी तीसरे नंबर की भाषा है। विश्व के 132 देशों में जा बसे भारतीय मूल के लगभग 2 करोड़ लोग हिंदी माध्यम से ही अपना कार्य निष्पादित करते हैं।
एशियाई संस्कृति में अपनी विशिष्ट भूमिका के कारण हिंदी एशियाई भाषाओं से अधिक एशिया के प्रतिनिधि भाषा है। भाषा के अलावा अन्य किस देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है? तो भारत के अलावा अगर देखें, भारत के अलावा मॉरिशस, मालदीव, नेपाल, फिजी, त्रिनिडाद और टोबैको में हिंदी राष्ट्रभाषा है। हिंदी वहाँ की प्रमुख भाषा के रूप में प्रचलित है। राजभाषा की बात करें तो राजभाषा किसी राज्य या देश की विधिक भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी भाषा में कुल 52 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यहाँ हम बताना चाहते हैं कि यहाँ आप देख पा रहे हैं हिंदी में 52 अक्षरों का प्रयोग होता है। इसी तरह से जो वर्तनी पूछी जाती है आपकी परीक्षा में, शोधन पूछे जाते हैं, तो 52 वर्तनी ऐसी है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। प्राय सभी परीक्षाओं में इन 52 वर्तनियों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आपको देंगे जो परीक्षा में कम पढ़ करके भी सही अंक लाने में मददगार होंगे। तो इन 52 वर्तनियों को हम अपने वीडियो में देंगे, PDF फॉर्म में देंगे। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। हिंदी पीडिया ऑनलाइन क्लासेज के नाम से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को पा जाएंगे और वहाँ से टेलीग्राम को सब्सक्राइब करें। हर वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध मिलेगा। तो 52 अक्षर जो हैं अ, आ, ई, 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। इसके बाद छत, त्रंग, ज्ञ, स्र ये 4 हैं और इसके बाद द्विगुण 2 हैं, अनुस्वार और विसर्ग 2 हैं। ये सभी मिला करके 52 अक्षर बनते हैं। इन 52 अक्षरों से हिंदी समृद्ध होती है। व्यंजन 2 तरह से लिखे जाते हैं। जो व्यंजन की बात करी गई है तो व्यंजन 2 तरह से लिखे जाते हैं। खड़ी पाई के साथ क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य, ड़, त, थ, द, त, थ, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, ल, व, श, स, छत, त्रंग, ज्ञ। इन व्यंजनों की बात करें तो सभी खड़ी पाई से लिखे जाते हैं। इनमें प्राय खड़ी पाई का प्रयोग होता है। बिना खड़ी पाई के साथ अंग, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र। आप देख पा रहे हैं इसमें कोई खड़ी पाई का प्रयोग नहीं है। इसी तरह से 11 स्वर हैं। ये 11 स्वर यहाँ दिए गए हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ आदि। हिंदी भाषा में री को आधा स्वर अर्धस्वर माना जाता है। तो अर्धस्वर हिंदी भाषा में री को माना जाता है। इसी तरह से दीर्घ स्वर की बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आप इस वीडियो में जो भी सीख पाए हैं, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में दिया गया कोई भी विषय आपके उपयोग में नहीं है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। लाइक करना ना भूलें, आपके हितार्थ हर वीडियो होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।